नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका एक बार फिर से टीसीएच पर इजराइल फलस्तीन की सारी अपडेट्स के साथ। लगातार फलस्तीन पर अपडेट्स लेकर हम आ रहे हैं और आज हमारे पास कई सारी बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। शुरुआत करते हैं अल जजीरा से। अल जजीरा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जिसका भी गजा में इंटरेस्ट होगा, जिसका भी मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट होगा, असल में जिसका भी दुनिया में इंटरेस्ट होगा, वो अल जजीरा को ना जानता हो ये संभव ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। अल जजीरा ना केवल पहले दिन से गजा में जो कुछ हो रहा है, गजा में जो कहर बरप रहा है, गजा में जिस तरह का रेजिस्टेंस हो रहा है, जिस तरह से अल कासम गजा में लड़ रहा है, इन सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में न केवल न्यूज बल्कि वीडियोस भी लेके आ रहा है, जो वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, एक हकीकत यह है कि सारी दुनिया के प्रेस को गजा जाने से रोका गया। इजराइल ने बहुत कम लोगों को गजा जाने दिया। अभी मैं देख रहा था कि एक न्यूज चैनल को बाकायदा अपने देश में अवार्ड मिला है कि उसने गजा में जो जंग चल रही है उसको सबसे शानदार तरीके से कवर किया है। मुझे आश्चर्य हो रहा था क्योंकि जब वो चैनल वहां पे गया था, हिंदुस्तानी चैनल जितने भी वहां पे गए थे, उनमें से किसी को गजा में जाने ही नहीं दिया गया। ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इजराइल के तेल अवीव और उसके आसपास रहकर आ गए और वहां से जो रिपोर्ट्स मिली उसको दिखा दिया, जबकि अल जजीरा के पत्रकार गजा में थे। गजा के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अल जजीरा के लिए पत्रकारिता करते हैं। अल जजीरा के संवाददाता गजा में हैं और इनमें से जाने कितने मारे गए, 100 से ज्यादा जो पत्रकार सहाफी वहां पे मारे गए हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या अल जजीरा के लोगों की है। जाहिर है इजराइल को इससे परेशानी तो होती ही। एक चैनल पूरी दुनिया में खबर लेकर जा रहा है, पूरी दुनिया में हकीकत दिखा रहा है और वो हकीकत दिखा रहा है जिसको इजराइल का, अमेरिका का और सारी दुनिया का गोदी मीडिया लगातार छिपा रहा है। तो एक कानून पास किया गया वहां की नेसेट में, वहां की संसद में, जिससे अल जजीरा को बैन किया जा सके। यानी अल जजीरा का जो लोकल ऑफिस इजराइल में है, गजा में है, उसको बंद किया जा सके, इसके लिए बाकायदा एक कानून पास किया गया वहां की संसद में और अब प्रोसेस शुरू हो गया है अल जजीरा को वहां से बंद कराने का। जाहिर है इजराइल सोचता है कि अल जजीरा नहीं होगा तो खबरें बाहर नहीं आएंगी। ये तो नेतन्याहू खुद ही कह चुका है कि इस समय हम दुनिया के सबसे ज्यादा हेटेड स्टेट हैं। यानी सारी दुनिया में अगर किसी एक मुल्क से सबसे ज्यादा लोग नफरत करते हैं तो वो इजराइल है। इजराइल को लगता है कि ये खबरें बाहर जाना बंद हो जाएंगी तो शायद जो उसके बारे में बातें सारी दुनिया में हो रही हैं, जो सारी दुनिया तक उसकी हकीकत पहुंच रही है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज फलस्तीन के अंदर मैं दिखा चुका हूं, छोटे छोटे बच्चे जर्नलिज्म कर रहे हैं। फलस्तीन के अंदर हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा आज अपने आप में एक सहाफी है और दुनिया भर के ऐसे लोग जो हक पसंद हैं, जो न्याय के साथ खड़े होते हैं, जो हक के साथ खड़े होते हैं, वो उनके वीडियोस को पहुंचा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका भी प्लानिंग कर रहा है टिकटॉक बैन करने की, क्योंकि अमेरिका का जो यूथ है, अमेरिका के जो यंग लड़के लड़कियां हैं, वो टिकटॉक पे लगातार वीडियोस बना रहे हैं और वो वीडियोस बनाकर वायरल कर रहे हैं सारी दुनिया में, जिसमें अमेरिका और इजराइल की हकीकत सामने आ रही है। जाहिर है जो भी सच बोले उसको बैन करना आजकल दुनिया का दस्तूर बन गया है। आप जिस भी मुल्क में हैं वहां की हकीकत अगर बयान करने की कोशिश करते हैं तो वहां के तानाशाह आपको बैन करने की कोशिश करते हैं। इससे न हम छूट सकते हैं ना वो छूट सकते हैं। लेकिन एक तरफ ये बैनिंग चलती रहेगी, तानाशाही चलती रहेगी, दूसरी तरफ जो आवाजें हक के साथ खड़ी होती हैं, जो आवाजें हक के पक्ष में खड़ी होती हैं, वो भी अपने बोलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगी। आखिर कल जो हुआ है इजराइल के अंदर, वो खबर आज दुनिया के सारे अखबारों में है। आपको भी वो खबर मिल चुकी होगी। वर्ल्ड किचन जोसे मारे, जो एक बहुत शानदार शेफ हैं, उन्होंने एक वर्ल्ड फूड किचन करके एक एनजीओ शुरू किया है। काफी पहले से वो एनजीओ काम कर रहा है, जो दुनिया में जहां भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि लोगों को खाना ना मिल सके, वहां जाकर लोगों को खाने का इंतजाम करता है। उसके वॉलेंटियर गजा के अंदर भी काम कर रहे थे। कल निशाना साध के उसके वॉलेंटियर्स को मारा गया है गजा में और उसके 7 वॉलेंटियर मारे गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, इंग्लैंड के नागरिक हैं और दीगर मुल्कों के नागरिक हैं। यानी
जो लोग वहां पर खाना पहुंचाने के लिए गए थे कि वहां पर लोगों को खाना पहुंच जाए, उनको इजराइल ने मार डाला है। आप ये सब जानते हैं कि किस तरह से वहां पे पानी के जहाज से खाना और इमदाद पहुंचाने की कोशिश की गई थी। साइप्रस से जहाज चला था, उसमें सऊदी अरबिया भी मदद कर रहा था, बाकी सारे मुल्क मदद कर रहे थे, वो पहुंचा था। उस खाने को पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने सर पर, लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने सर पर वर्ल्ड फूड किचन ने ली थी। ये वीडियो आप देख रहे होंगे, ये इस घटना से थोड़ी देर पहले का है, जब ये लोग आराम से खाना बांट रहे थे खुश होकर। ये दुनिया के लोग, ये मुसलमान नहीं है, ये अरब नहीं है, इनको वहां से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो सिर्फ इंसान होने के नाते वहां पहुंचे कि वहां के बच्चे जो भूख से मर रहे हैं, वहां की औरतें जो भूख से परेशान हैं, वहां के लोग जो इमदाद न मिलने से परेशान हैं, उनको इमदाद पहुंच सके। और इजराइल ने इनको भी मार डाला। शुरू में तो इजराइल ने नाटक किया, ऐसे ट्वीट आए जिसमें बताया गया कि हमास के चलते ये लोग मारे गए हैं, लेकिन बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ये स्वीकार किया कि अनइंटेंशनली इजराइल की आर्मी ने उनको मारा है, मतलब जानबूझकर नहीं मारा है। ऐसी तुम्हारी आर्मी है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई खड़ा है तो उसके जूते का लोगो भी, तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम है कि तुम पहचान लेते हो कि जूते का लोगो भी कितना सही है, एकदम निशाना साध के मारते हो। और ये कारें जो एक दूसरे से अच्छे खासी दूरी पे चल रही थी, जिन कारों पे बाकायदा उस एनजीओ का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, उनको ऐसे ही तुमने मार दिया, ये झूठ है। आज इंग्लैंड भी बहुत तमाशा कर रहा है, इजराइल के एनवाय को बुला के बात किया है, अमेरिका भी कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, वगैरह वगैरह दुनिया भर में बात चल रही है। लेकिन हकीकत यह है, जो सब जानते हैं, कि जिस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बाकायदा सीज फायर का प्रस्ताव पास हो चुका है, इजराइल न केवल चुन चुन के लोगों को मार रहा है, बल्कि चाहता है कि फलस्तीन के लोगों के पास इमदाद ना पहुंचे, और इसीलिए जो लोग इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी मार रहा है। नतीजा क्या हुआ? साइप्रस से जो जहाज आ रही थी, उन जहाजों को रोक दिया गया। वर्ल्ड फूड किचन ने कहा कि अब हम वहां पे काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लोगों को जान का खतरा है, यानी जो लोग इमदाद बांटने आए थे वो वापस चले गए। अनाज और इमदाद जो वहां पहुंचनी थी उसको रास्ते में रोक लिया गया। सऊदी अरबिया ने भी कहा कि नदी के सहारे, जहाज के सहारे जो अनाज जा रहा था उसमें जो हम मदद कर रहे थे, हम तब तक मदद नहीं कर सकते जब तक वहां पर लोगों की सुरक्षा गारंटी ना की जाए। और सही बात है, आप इमदाद लेके पहुंचिए, आप मदद लेके पहुंचिए और आपको मार दिया जाए तो कौन ऐसा करेगा? लेकिन इन सब में नुकसान किसका है? नुकसान तो फलस्तीन के बच्चों, फलस्तीन के लोगों का है। जो थोड़ी बहुत मदद उन तक पहुंच रही थी, वो मदद भी अब नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इजराइल ने उन लोगों को मार दिया जो इमदाद लेकर जा रहे थे, जो लोगों की मदद कर रहे थे। और सारी दुनिया को यह दिखाई नहीं देता है, सारी दुनिया अंधी होकर बैठी हुई है, सारी दुनिया ने अपने कान में उंगली डाल लिया है, सारी दुनिया ने अपने आंख पर काले चश्मे लगा लिए हैं। अमेरिका नाटक कर रहा है कि हम बहुत दुखी हैं, इसकी स्विफ्ट जांच होनी चाहिए, बहुत जल्दी जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ वही अमेरिका जो है, पहले भी लगातार हथियार भेजता रहा है और इस समय $4 बिलियन के और हथियार भेजने जा रहा है इजराइल को। यह हथियार किस काम आ रहे हैं? अरे ये अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड के दिए हुए हथियार हैं, जिनसे इजराइल ये सारी हरकतें कर रहा है, जिससे इजराइल वहां के बच्चों को मार रहा है, वहां इमदाद पहुंचाने वालों को मार रहा है। हमास के नाम पर यह सारा तमाशा जो हो रहा है, वहां के आम लोगों के खिलाफ हो रहा है। अल शिफा हॉस्पिटल में तकरीबन 1 हफ्ते तक लगातार ऑपरेशन चला है। ऑपरेशन किसी मरीज का ऑपरेशन नहीं चला है, अल शिफा हॉस्पिटल को बर्बाद करने का ऑपरेशन चला है, जिसमें डॉक्टर्स मारे गए हैं, जिसमें बच्चे मारे गए हैं। खबरें आई हैं कि वहां पर बच्चों को सीधे स्नाइपर्स ने गोली से मारा है, निशाना साध के बच्चों को गोली से मारा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो डॉक्टर्स कह रहे हैं जिन्होंने वहां की सारी हरकतें देखी हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। अल शिफा हॉस्पिटल 7 अक्टूबर से कुछ दिन पहले इस हालत में था। वो पूरे गजा का सबसे बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स था, और आज किस हालत में है वो भी आप देख पा रहे हैं। एक अस्पताल को बर्बाद किया ही इसलिए गया है कि जो लोग घायल हों, जो लोग बीमार हों, उनका इलाज ना हो सके, जो माएँ हों उनको सही तरीके से उनकी जचगी ना हो सके, बच्चे उनके सही तरीके से ना हो सकें, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों का इलाज ना हो सके। जिसको भी इजराइल मारता है, कहता है वो आतंकवादी है। 200 आतंकवादी उसका कहना है कि मारे गए हैं। अब इजराइल से बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है, जो इमदाद पहुंचाने वालों को भी मारता है, जो मारता है बच्चों को भी, जो औरतों को भी मारता है, जो सहाफियों को मारता है।
यूएन के जो चीफ हैं गुटेरेस साहब, उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर के बाद तकरीबन 200 ऐसे लोगों को मारा गया है जो इमदाद पहुंचाने का, मदद करने की, लोगों को राहत पहुंचाने की काम कर रहे थे, और इनमें से एक बड़ी संख्या यूनाइटेड नेशंस के लोगों की है। और इन सब के बावजूद अमेरिका कहता है हम इसकी जांच करवाएंगे। इंग्लैंड एनवाय को बुला के बात तो करता है, वहां के राजदूत को बुलाता तो है, लेकिन यह नहीं कहता है कि यह सीधे सीधे न केवल ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, बल्कि यह युद्ध अपराध है, यह एक वार क्राइम है जिसके लिए इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगा देने चाहिए। दुनिया के किसी और मुल्क ने किया होता तो इन सारे लोगों ने मिलकर नौटंकी फैला दी होती, लेकिन इजराइल ने किया है, इनके दिए हुए हथियारों से किया है, तो यह सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं। एक तरफ राहत पहुंचाने की बात करना और दूसरी तरफ $4 बिलियन से अधिक का हथियार देना। एक राय एबले हैं, राय एबले यहूदी हैं, लेकिन अमेरिका के उन यहूदियों में शामिल हैं जो शांति की बात करते हैं, जो जायनिस्ट नहीं हैं। उन्होंने एक बयान दिया। बयान क्या दिया? एक लिखा, उन्होंने लिख के ये कहा कि यह ऐसे ही है जैसे किसी की उंगली के मामूली घाव पर तो बैंडेड लगाइए, लेकिन साथ साथ उसके सीने में खंजर उतारते रहिए। अमेरिका एग्जैक्टली यही काम कर रहा है। एक तरफ नाटक कर रहा है राहत पहुंचाने का, ये करने का, वो करने का, बयानात लगातार ऐसे जारी कर रहा है जिससे लगता है कि वो नेतन्याहू से नाराज है। ये सब नाटक है, और इन सब नाटक के पीछे वो कर क्या रहा है? वो फलस्तीन के सीने में लगातार खंजर घोंप रहा है, और दुनिया धीरे धीरे इस बात को समझ रही है। एक मजेदार घटना मैं आपको बताऊं, इफ्तार की पार्टी दी थी जो बाइडेन साहब ने। मैंने आपसे कहा कि वहां के मुसलमान और वहां के हक पसंद लोग उनसे नाराज हैं, तो जो बाइडेन ने उनको मनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए इफ्तार की पार्टी दी थी, जिसमें बहुत सारे वहां के मुस्लिम लीडर्स और मुस्लिम जनता को बुलाया गया था। ज्यादातर लोगों ने उस पार्टी का बहिष्कार कर दिया और वो इफ्तार की पार्टी कैंसल करनी पड़ी। जो बाइडेन को अगर लगता है कि फलस्तीन के लोगों को वो मारता रहेगा और इफ्तार पार्टी में लोगों को बुला के वो खुश कर देगा, तो लोग इतने भी जाहिल नहीं हैं, लोग इतने भी मूर्ख नहीं हैं, लोग हकीकत समझ रहे हैं। दूसरी तरफ यूएनआरडब्ल्यूए और फलस्तीन को लेकर भी कई सारी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी खबर जो आई है वो स्पेन से आई है, और यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि स्पेन नाटो का मेंबर है, यानी अमेरिका की सरपरस्ती में काम करता रहा है। स्पेन ने कहा है कि जुलाई तक हम हर हाल में फलस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट की मान्यता दे देंगे, यानी फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा देने जा रहा है स्पेन, और उसने कहा है यह काम वो जुलाई तक कर लेगा। यह एक बड़ी खबर है क्योंकि नाटो की एक कंट्री का यह कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद और भी मुल्क सामने आ सकते हैं फलस्तीन को उसकी आजादी घोषित करने के लिए। दूसरी खबर है अपने पड़ोस के मुल्क श्रीलंका से। श्रीलंका ने $1 बिलियन, श्रीलंका की अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, और उसके बावजूद श्रीलंका ने $1 बिलियन की मदद यूएनआरडब्ल्यूए के लिए भेजी है। वही यूएनआरडब्ल्यूए जो फलस्तीन के अंदर लोगों को इमदाद पहुंचाने वाला सबसे बड़ा संगठन है। जहां अमेरिका ने उसके पैसे रोक दिए हैं, कई सारे मुल्कों ने पैसे रोके थे, उन्होंने दोबारा शुरू किया। उसमें जापान का नाम भी शामिल हो गया है। जापान ने यूएनआरडब्ल्यूए को दोबारा से फंडिंग करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इसको दोबारा फंडिंग करेंगे, और श्रीलंका ने बाकायदा $1 बिलियन की एक्स्ट्रा मदद भेजी है यूएनआरडब्ल्यूए को। कितना अच्छा होता कि हमारा मुल्क भी उनमें शामिल होता। मैं कितनी खुशी से कह पाता कि हिंदुस्तान ने भी इतने मिलियन या इतने $बिलियन यूएनआरडब्ल्यूए को भेजा है, लेकिन जबानी जमा खर्च के अलावा अभी हिंदुस्तान से मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली है जो खुश होकर आपको सुनाऊं। और इसके आगे वो खबर जो सारी दुनिया में इस समय सुर्खी बनी हुई है, सारी दुनिया हाथ पे हाथ रख के ये सोच रही है कि इसके आगे क्या हो सकता है। 2 दिन पहले का वाकया है कि इजराइल ने सीरिया के अंदर दमास्कस में बाकायदा अपने रॉकेट्स छोड़े, मिसाइलें छोड़ी, और जानबूझकर वो उस जगह पे छोड़ी गई जहां ईरान का दूतावास है, जहां ईरान की एम्बेसी है। पूरी घटना बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मुल्क ने एक दूसरे मुल्क की जमीन पर एक तीसरे मुल्क के एम्बेसी पर हमला किया हो। इजराइल इस तरह की हरकत करने वाला, इस तरह की शैतानी हरकत करने वाला पहला मुल्क बन गया है। ईरान की एम्बेसी पर बाकायदा हमला किया गया, वहां आईआरजीसी के एक सीनियर लीडर को मारा गया, और यह काम इजराइल ने किया है।
जाहिर है कि वो चाहता है कि ईरान को किसी तरह से इस जंग में सीधे सीधे खींचे और ये जंग बड़ी हो जाए। आप लोग कई बार सोचते होंगे कि आखिर इजराइल चाहता क्या है। दरअसल इजराइल किसी भी तरह से चाहता है कि ये जंग ना रुके और ये एक बड़ी जंग में बदल जाए। देखा जाए तो बड़ी जंग तो ऐसे ही हो चुकी है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई आप जानते ही हैं। यूक्रेन रशिया की लड़ाई में कभी फ्रांस से खबर आती है कि वो अपनी सेना भेज रहा है, कभी अमेरिका से खबर आती है, कभी इंग्लैंड से खबर आती है, यानी वो तो एक बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो ही रही है। यहां इजराइल अकेले यमन के ऊपर बम फेंक रहा है, सीरिया के ऊपर बम फेंक रहा है, लेबनान के ऊपर बम फेंक रहा है, फलस्तीन के ऊपर बम फेंक रहा है, यानी इतने सारे मुल्कों पर अकेले हमला कर रहा है। यानी एक लड़ाई जो है वो केवल इजराइल फलस्तीन की लड़ाई नहीं रह गई है, अब ये मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अरब मुल्क जो तमाम सारी बातें कर रहे हैं उनको भी आज नहीं कल इसमें किसी ना किसी तरफ से शामिल होना पड़ेगा। शायद इसीलिए अरब लीग ने अपनी एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है जिसमें यह सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी और सारे अरब मुल्कों ने ईरान पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। यहां तक कि सऊदी अरबिया ने भी, जिसके ईरान से रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, उसने भी कहा है कि यह एक युद्ध अपराध है, यह बिल्कुल गलत है कि किसी देश की एम्बेसी पर हमला किया जाए दूसरे देश में। कारण यह है कि वो जानते हैं कि इजराइल के मन में सारे अरबों के लिए बराबर नफरत है। आज वो अगर सऊदी अरबिया या बाकी सबके साथ जो है थोड़े अच्छे रिश्ते बनाया हुआ है या उनसे सीधी लड़ाई नहीं लड़ता है तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता है। अमेरिका का प्रेशर है और अमेरिका का काम इन अरब मुल्कों के बगैर चलेगा नहीं। कल उसको अगर हरी झंडी मिल जाए तो वो सऊदी अरबिया पर भी बम फेंकेगा, कतर पे भी बम फेंकेगा, मिस्र पे भी बम फेंकेगा। वो सारे अरब को कब्जा करना चाहता है, ये सब जानते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहां बैठ के अशोक पांडे समझ रहा है और अरब मुल्क ना समझते हों। लेकिन थोड़ी सी अय्याशी की लालच या फिर अमेरिका का दबाव, इन्होंने अपनी दूरी बनाई हुई है। लेकिन यह जो हमला हुआ है सीरिया के अंदर ईरान की एम्बेसी पर, इसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। सबने न सिर्फ इसकी मलामत की है बल्कि सारे के सारे अरब लीग की एक मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। जैसे ही उस मीटिंग की और खबरें आती हैं मैं आपको अपडेट करूंगा। और यह हमला इजराइल का ऐसे ही नहीं चला जाएगा। हिजबुल्लाह ने साफ साफ कहा है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा और कहा ही नहीं है। कल रात से हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर और यह खबरें इजराइल के अपने अखबारों में छपी हुई हैं कि नॉर्दर्न इजराइल में, पूरे इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं और हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। कल रात को 10 से ज्यादा मिसाइल्स फेंकी गई और उसके बाद भी मिसाइलों का फ्लो जारी है। ईरान से 3 बयान आए हैं, तीनों बयानों को मैं एक एक करके पढ़ दूं तो आपके समझ में आ जाएगा कि ईरान किस तरह से सोच रहा है। सबसे पहला बयान वहां के जो प्रेसिडेंट है रईसी साहब, उनका आया है। उन्होंने एक लाइन में कहा है कि इजराइल का जो ये हमला है ये यूं ही नहीं जाएगा, इसकी इजराइल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। खुमैनी साहब जो वहां के धार्मिक हेड हैं, जिनके आमतौर पर बयान कम आते हैं, उन्होंने भी लगभग इन्हीं अल्फाज में बयान दिया है। और जब यह सारा कुछ चल रहा था तो अमेरिका का एक बयान आया जिसमें अमेरिका ने कहा कि इस हमले में हमारा कोई रोल नहीं है। सब जानते हैं कि बिना अमेरिका के सहारे इजराइल 2 कदम नहीं चल सकता। इसीलिए उसके तुरंत बाद ईरान से एक बयान आया कि इस हमले के लिए सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पर अमेरिका जिम्मेदार है। यानी ईरान अंदर अंदर तैयारी कर रहा है, हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए हैं। यह जंग कभी भी बड़ी हो सकती है, या तो सीधी जंग हो सकती है या इजराइल भी वैसे ही इनके दूतावास और दूसरे ठिकानों पर हमला कर सकता है, उनको निशाना बना सकता है। जहां तक इंटरनेशनल माहौल है, सभी ने इसकी निंदा की है, लेकिन रशिया ने बहुत साफ साफ कहा है कि यह एक आतंकवादी हमला था। इजराइल ने जो कुछ किया वो आतंकवाद की कार्रवाई थी। चाइना का बयान भी इसके आसपास ही है। तो ये है अभी तक के हालात। मोटी मोटी बात किया जाए तो गजा में जंग जारी है, गजा में कहर जारी है, गजा के लोग एक बड़ी कीमत चुका रहे हैं। हां, सारी दुनिया में जिस तरह से ये चीजें जा रही हैं, जिस तरह से स्पेन ने कहा कि हम, और स्पेन के अंदर एक बहुत शानदार जुलूस कल निकला था जिसका वीडियो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, जिसमें लोगों ने अपने जिस्म को फलस्तीन के झंडे के, फलस्तीन का जो झंडा है उसके रंगों में रंग कर एक जुलूस निकाला, जिसको दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि फलस्तीन का एक बड़ा झंडा जो है वो लगातार चलता चला जा रहा है। तो अपने जिस्म से
फलस्तीन का परचम बनाकर स्पेन में लोगों ने एक शानदार मैड्रिड में जुलूस निकाला और उसी समय यह खबर आई कि स्पेन के जो चीफ हैं, स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जुलाई के पहले पहले हम फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा दे देंगे। और ये एक खबर है, ऐसी खबरें मैं आपको लगातार देता रहा हूं कि और ये बात तो मैंने आपको बताया कि खुद ही बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस समय हम दुनिया के सबसे हेटेड नेशन है, सबसे ज्यादा लोग हमसे नफरत करते हैं, सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। तो ये एक ऐसा माहौल बना है जिस माहौल में थोड़ी सी उम्मीद जगती है, लेकिन फिलहाल तो एक अंधेरा है और रमजान के महीने में फलस्तीन के लोग उस अंधेरे और महकूमियत के बीच रहने के लिए मजबूर हैं। यह एक हकीकत है। दूसरी तरफ इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि यह जंग बड़ी हो, और यह जंग अगर बड़ी होगी तो दुनिया के कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल का अपना वजूद खतरे में पड़ सकता है। हो सकता है कि अगले 10-20 सालों में इजराइल खुद तबाह बर्बाद हो जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा यह आगे की बात है, लेकिन फिलहाल जो कुछ हो रहा है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के बावजूद वो बेहद खतरनाक है। तो फिलहाल ये हालात हैं जिसमें फलस्तीन में लगातार जंग जारी है। अल कासम अपने तरीके से लड़ रहा है, हिजबुल्लाह अपने तरीके से हमला कर रहा है और इजराइल अपने तरीके से आसमान से मौत बरसा रहा है वहां के बच्चों के लिए, वहां के औरतों के लिए, वहां के उन लोगों के लिए जिनको इमदाद पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ इजराइल इस जंग को बड़ा करना चाहता है, जिसके चलते ईरान पे हमला किया गया है। अब इसका क्या असर होता है, कैसे ये जंग आगे बढ़ती है, ये सारा कुछ जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि मैं जो बातें बता रहा हूं वो जरूरी हैं, अगर आपको लगता है कि गजा पर ये अपडेट लगातार आनी चाहिए, तो हमारे साथ खड़े होइए। सबसे बड़ी मदद तो यही है कि हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए। जिन लोगों का भी इंटरेस्ट है, आपके यार दोस्त, उन सब तक पहुंचाइए। हमारे चैनल से जुड़िए। आप जुड़ेंगे, हमें ताकत मिलेगी, तभी हम, जैसा मैं कहता हूं, कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।